हम बात कर रहे थे, अगर हम सॉल्यूशन में कोई नॉन वॉल्यूटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे। सपोज किस तरह से डिक्रीज होगा। सपोज यहाँ पर कोई सोल्यूशन है, ये यहाँ पे सोल्यूशन है, ये चलिए कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड से क्या बन जाती है, वेपर बनती है। आपको पता है लिक्विड किस में चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। अब इसमें हमने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए जो कि वेपर फॉर्म आसानी से नहीं करते, तो ये तो वही ये सॉल्यूट कहेगा नहीं हम तो वेपर फॉर्म नहीं करेंगे। तो जब वेपर फॉर्म नहीं होगा, जब यहाँ पे वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम। ठीक है, जब वेपर फॉर्म नहीं हो रही है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ज़्यादा वेपर मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज होना, कम वेपर मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज होना। तो यहाँ पर जब नॉन वॉल्यूटाइल सॉल्यूट आ गए, नॉन वॉल्यूटाइल माने जो वेपर नहीं बना रहे, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो आपका जो ये बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि वेपर बनने के लिए ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत होगी, ज़्यादा इसमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट है वो देर से आएगा। देर से आने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर एक टॉपिक ये भी आता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर वो टेम्परेचर होगा एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको समझिए कैसे। सपोज ये कोई लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड है, अब इससे वेपर बन रही है, लिक्विड से वेपर बन रही है, तो ये वेपर भी क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। और एक ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका भी एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होता है, जब इसकी प्रेशर, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो पॉइंट हमारा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम वाटर कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वेपर में। उस समय वाटर बॉयल होने लग जाएगा, तो वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें हम आ जाते हैं। इस तरह से हम एक ग्राफ इसमें बनता है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में एक ग्राफ बनेगा, जिसमें ये ग्राफ एक बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में। तो ग्राफ में एक तरफ ये जो ग्राफ की लाइनिंग है वो प्योर सॉल्वेंट की है, ये प्योर सॉल्वेंट, और दूसरा इसमें है सॉल्यूशन, जिसमें कि क्या पड़ गया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पड़ गया है। अब जैसे जैसे, और ये है यहाँ पे की जो ये लाइन है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे ये आया कि टेम्परेचर और वेपर प्रेशर दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया प्योर सॉल्वेंट का, जिसको हमने TB नॉट कहा है। और ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया आपका सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये दोनों, ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसको हमने ग्राफ से ऐसे दिखाया हुआ है। दोनों के बीच का जो अंतर है उसको हम कहेंगे डेल्टा TB। तो हमारे पास डेल्टा TB, तो ये TB नॉट प्योर सॉल्वेंट, TB किसका है, सॉल्यूशन का है। तो हमारे पास इससे एक फॉर्मूला बन के आ गया, डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ये TB माइनस TB नॉट, TB मतलब टेम्परेचर सॉल्यूशन का, TB नॉट माने टेम्परेचर प्योर सॉल्वेंट का, और दोनों के बीच जो डिफ्रेंशिएट है, डिफरेंसेस है, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं डेल्टा TB। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन गया डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला निकल गया। अब
फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हम ये देखते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो ये डेल्टा टी बी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के, मोलैलिटी, ठीक है, स्मॉल एम के। मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पहले ही पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट कैसे है, नॉन वॉलेटाइल है, ये उसका पूरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटा दें तो एक, मैंने आपको बताया कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी है, के बी यहाँ पे कांस्टेंट लग गया और एम, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर जो के बी है, जो कांस्टेंट है, उसको हम बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी का नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसे इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। अब इस के बी का यूनिट अगर हम के बी की यूनिट पूछी जाएगी तो टी मने केल्विन, टी मने टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या हो जाती है, केल्विन। और एम मोलैलिटी की होती है मोल पर केजी, तो के बी की हम निकालने के लिए केजी यहाँ जाएगा, मोल नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास के बी का यूनिट कैसे निकल गई, केल्विन किलो प्रति पर मोल, केल्विन किलो पर मोल। नाउ के बी डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, जो ये के बी होता है वो सॉल्यूट पे न डिपेंड करके सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब एक कंडीशन आ गई कि इफ़ एम इक्वल टू मोलैलिटी अगर 1 हो जाए, मोलैलिटी 1 हो गई, यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू लिख लो 1, तो टी बी किसके इक्वल हो जाएगा, के बी के, तो आपके पास हो जाएगा के बी इक्वल टू टी बी। तो ये दो फार्मूले जिन पे मैंने टिक किए हुए हैं ये मेन हैं, और इन पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है।